बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज का ये जो वीलॉग है, इस वीलॉग में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ राजा साहब। और फ़याज़ राजा साहब को आज हमने इसलिए दावत दी है क्योंकि आज का जो वीलॉग है वो बहुत ही ख़ास जो है वो होने जा रहा है और बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही अहम इशू है जिसे आज के इस वीलॉग में डिस्कस किया जाएगा। और ये आप मेरा रजिस्टर देख रहे होंगे, ये इन सफ़ों के ऊपर तकरीबन कोई आधा दर्जन से ज़्यादा जो है वो सवालात हैं जो कि मैंने आज फ़याज़ राजा साहब से पूछने हैं। और ये सवालात मैं उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए पूछ रहा हूँ जो कि तलत हुसैन साहब, बड़े सीनियर वो सहाफ़ी कहलाए जाते हैं। उन्होंने एक वीडियो की जिसमें एक सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट थे उन्हें बुलाकर, तो जो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो आइंदा इंतखाबात में उसका यूज़ किया जा रहा है, उस पर उन्होंने इस तरह से वीडियो की और इस तरह से जो फिगर्स थी वो बताई कि उससे लगता है कि शायद ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, इनका इस्तेमाल तो किसी सूरत किया ही ना जाए। फ़याज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये जो एक्सपर्ट थे, सबसे चूँकि आप भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं इलेक्शन के ऊपर और ऑब्वियसली एक 20-22 साल से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो पहले तो ये जो एक्सपर्ट साहब ने अपना एक वो सारी चीज़ें बताई हैं, पहले तो इसके ऊपर अपनी राय दें। बहुत शुक्रिया अहमद फवाद साहब, आपने वक्त दिया। अब देखिए, आधे घंटे की वीडियो आपने मुझे वो उसके लिए देखनी पड़ी है तलत हुसैन साहब की, इसलिए आपको 15 मिनट तो हमें भी दें बात करने के लिए। लोगों से भी नहीं, दरख्वास्त है आज बिल्कुल कि टाइम है थोड़ा और सा इस मामले को समझ भी लें। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं सबसे पहले आपको अर्ज कर लूँ। तलत हुसैन साहब का साफत में कोई हम मेरे से शायद 10 साल 15 साल ज़्यादा वो उनका तजर्बा। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एंकर भी रहे हैं, उनकी हुँ, बेशुमार व्यूअरशिप भी रही है टीवी चैनल्स के ऊपर। मेरे से हुँ, तजर्बा भी उनका ज़्यादा है। बड़े सीनियर साफ़ी वो कहलाते हैं। खैर, मैं नहीं उन्हें मानता साफ़ी आजकल, शायद हुँ, पहले के भी रहे हों। उसके ऊपर आएँगे, लेकिन एक दो चीज़ें मैं पहले करना चाहता हूँ बात के। हुँ, कोई तकरीबन 3 दिन गुज़र गए हैं तलत हुसैन साहब की इस वीडियो को, और उसके ऊपर अभी 20,000 व्यूज़ पूरे नहीं हुए। हुँ, कि यानी लोग जो उनकी बात को हुँ, अहमियत देते हैं, हुँ। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि तलत हुसैन जैसे साफ़ी ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे खोई, ये मेरे पास ज़ाती मालूमात हैं इसकी। अच्छा, ये वो भी रीट्वीट भी की है जी, इलेक्शन जी। कमीशन ने इसके ये वीडियो? बावजूद भी जो है इलेक्शन कमीशन ने रीट्वीट की, फिर भी हुँ, 20,000 व्यूज़ भी नहीं आए। उसकी एक वजह है, हुँ, क्योंकि तलत हुसैन साहब बदकिस्मती से और अपने बाज़ अमल की वजह से जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। हुँ, अब तलत हुसैन साहब ने इस हुँ, वीडियो के पीछे, अगर उनके पीछे अंग्रेज़ी किताबें पढ़ी हैं, हुँ, इसलिए मैं उन्हें अंग्रेज़ी साफ़ी कहता हूँ, तो हुँ, हमारे पीछे भी उर्दू की किताबें पढ़ी हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कोई 2-4 किताबें मैंने भी पढ़ रखी हैं। हुँ, अच्छा, तलत हुसैन साहब जब ये वीडियो शुरू करते हैं, तो वीडियो के अंदर वो जो फरमाते हैं, बड़ा वो जब इसका इंट्रो देते हैं, तो वो हुँ, कहते हैं जनाब कि बहुत सारी जमातों ने इसके ऊपर एतराज़ उठाया। हुँ, और फिर बहुत सारी जमातों ने, मतलब नाम उन्होंने नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा जी, पीपल्स पार्टी ने कहा इसके ज़रिए बड़ी ज़बरदस्त धांधली हो सकती हुँ, है। अच्छा। एडजेक्टिव का उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़ी ज़बरदस्त। मतलब मैंने कहा पता नहीं क्या बताने लगे आगे, फिर कुछ नहीं कि क्या ज़बरदस्त धांधली हो सकती है। हुँ, अच्छा, फिर उन इस तरह अगर ज़बरदस्त धांधली तो उनके बकौल 2018 में हुई है, तो उस टाइम तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मौजूद ही नहीं थी। सही। मशीनें अगर इसके ज़रिए हो सकती है, हुँ, तो वो तो कहते हैं 2018 में बड़ी ज़बरदस्त धांधली हुई है। हुँ, देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा अलमिया है। तलत हुसैन साहब को आप इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक होता है जनरल प्रैक्टिशनर, हुँ, जिसको जीपी डॉक्टर कहते हैं, और एक होता है स्पेशलिस्ट। हुँ, जनरल प्रैक्टिशियन जो है वो मोहल्ले में हर किस्म के मरीज का इलाज करता है। जो रिपोर्टर्स होते हैं, मेरे जैसे मजदूर रिपोर्टर, हुँ, वो मोहल्ले के जनरल प्रैक्टिशनर की तरह होते हैं। उनके पास हर किस्म का मरीज आता है, हुँ, उनको फील्ड का नॉलेज होता है। जबकि स्पेशलिस्ट के पास आप जाके 5,000 फीस देते हैं, तो वो आपको आगे से 50,000 के टेस्ट लिख के दे देता है कि हुँ, ये भी करा लें, ये भी करा लें, ये भी करा लें, पता उसे कुछ नहीं होता। हुँ, और जो जीपी डॉक्टर होता है मोहल्ले का, हुँ, वो आपकी नब्ज पे हाथ रखता है और बताता है कि इसको फलां मसला है। उसको डेली बेसिस पे इतने तजर्बात होते हैं। तो हुँ, पहले तो मैं ये समझा दूं कि मैं ये नहीं बताना चाह रहा मैं तलत हुसैन से बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हूँ। हुँ, उनके पास फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। हुँ, ना ही वो कभी किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसे होंगे, हुँ, ना ही कभी उन्होंने किसी वोटिंग के अमल का या गिनती के अमल का, मेरा नहीं ख्याल कि वो हिस्सा बने होंगे। हम गुज़श्ता 20 साल से यही काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर। हुँ, अच्छा, अब आते हैं एक्सपर्ट की तरफ। जो आपने बात की, एक्सपर्ट का उन्होंने जो है वो तारफ़ क्या कराया कि वो मुल्क से बाहर कोई खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नाम तक नहीं बताया, किस मुल्क में, ये भी नहीं बताया। उन्होंने कहा जी 2011 में वो कामसेट यूनिवर्सिटी में होते थे, और फिर उन्होंने कहा कि ये मशीन को उन्होंने बनाया, एक्सपर्ट ने। एक्सपर्ट साहब की मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा मैं मार्केटिंग मैनेजर था। कभी हुँ, आपने सुना है कि मार्केटिंग मैनेजर ने कोई मशीन बनाई हो? मशीन सही, मार्केटिंग मैनेजर बनाते हैं या इंजीनियर बनाते हैं? सही। अच्छा, और मैनेजर फिर साहब से उन्होंने ये उन्होंने खुद कहा है कि वो मार्केटिंग मैनेजर हैं। जो हुँ, बंदा वो बात कर रहा है, आप सुन लीजिए वीडियो, हुँ, लोग भी सुन लें जाके। हुँ, व्यूज़ ही खैर बढ़ जाएँगे तलत से आपके, लेकिन हुँ, अच्छा, फिर मैं इन साहब को जानता भी हूँ।
2013 के इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन्होंने जिक्र किया ना, इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने कहा जी कि जनाब अली इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था 2011 की। हाँ 2011 में, उसमें जनाब ये कामसेट यूनिवर्सिटी में आए, ये PND लैब में होते हैं, और उस वक्त जो है वो कई और जगह से भी लोगों को उन्होंने बुलाया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। मुझे याद है 2013 से पहले बड़ा शोर मचा था कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आनी चाहिए, मामला आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन ये लोग मुतमईन नहीं कर पाए थे इलेक्शन कमीशन को। ये जो साहब हैं जो कामसेट से मशीन आई थी, ये मार्केटिंग मैनेजर, बड़े मसाइल होते हैं, हो सकता है इनके साथ मामला ना चल सके हों। मार्केटिंग मैनेजर का काम तो मशीन बेचना होता है ना, तो हो सकता है ये मशीन बेचने आए हों, उन्होंने मशीन खरीदी ना हो। अब उन्होंने कहा जी अपने शोबे में वो बाहर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और फिर एक और तंज किया कि आप क्योंकि मुल्क से बाहर है तो आप सच बोल सकते हैं। यानी एक और उन्होंने बात की कि मुल्क के अंदर बैठ के झूठ बोला जाता है, यानी तलत साहब भी तो मुल्क के अंदर है, यानी उन्होंने खुद को कहा कि वो मुल्क में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, जो बंदा बाहर से बात करेगा वो सच बोलेगा। यानी इतना ये एहसास कमतरी है इस मुल्क के अंदर के शायद हमें को बात नहीं करने दे रहा, हालांकि हर किस्म की बात करते हैं जिसका जो दिल करता है। ये उन मौसूफ का तारफ था जो उन्होंने दिया। आपने कहा जी उनके ऊपर रोशनी डालें, वो मार्केटिंग मैनेजर थे, उन्होंने अपना वो नाम भी नहीं बताया, उन्होंने कहा जी मैं कामसेट के अंदर था तो मैं मैनेजर था, तो ये वो। अब बताएं सवाल आपने क्या, मैंने नहीं देखा सवाल क्या। अच्छा वैसे एक तो ये सो कॉल्ड का आपने तारुफ तो करा दिया, लेकिन उसके बावजूद जो ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि उन्होंने एक तो मशीन पर तनकीद भी की और रीजंस रखी कि इन वजूहात से ये मॉडल जो है वो कामयाब नहीं है। खैर वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं कि नादरा के पास मुकम्मल डेटा नहीं है। अच्छा उसमें वो कहते हैं नादरा के पास सिर्फ 82% डेटा है, 18% डेटा जो है वो उनके पास है ही नहीं, यानी कि वो 18% वोट जो है वो आइडेंटिफाइएबल ही जो है वो नहीं है। तो जो वो मसला है वो उधर ही पड़ा हुआ है। अच्छा अहमद फवाद साहब, ये 2018 के इलेक्शन कैसे हुए थे अगर नादरा का डेटा नहीं था तो? इनके पास बुनियादी मालूमात तक नहीं है। जो मैं समझाऊं वो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि 2013 के इलेक्शन के बाद अंगूठों के निशानात की तस्दीक नहीं हो सकी थी, और इमरान खान जब गए थे धरने में तो बेशुमार हल्कों में ऐसे वोट निकले थे जो कि अनआइडेंटिफाइड थे, आइडेंटिफाई नहीं हो सके थे। अच्छा अब उन्हें बुनियादी तौर पे पता ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम कैसे करेगी, ये तो बल्कि उसको बेहतर बनाएगी। वहां पे तो आइडेंटिफाई इसलिए नहीं हो रहे थे कि बैलेट पेपर के ऊपर उन्होंने निशान लगाया था और उसके बाद बैलेट पेपर जमा करवा दिया था, और बैलेट पेपर जब बाद में निकाला तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। अब तो जब ये मशीन के ऊपर थंब इंप्रेशन रखेंगे और मशीन अगर उसे वेरीफाई नहीं करेगी तो मामले ही आगे नहीं बढ़ेगा, वो तो वोट ही नहीं डाल सकेंगे, वो तो वहीं पे रुक जाएंगे। तो वोट डालेंगे तो बात होगी ना कि आइडेंटिफाई होना है या नहीं होना, वो तो बात की है, उसका भी वो कोई सोल्यूशन तो निकालेंगे ना। और बाय द वे ये मालूमात इनकी बिल्कुल गलत है, और 50 के करीब कितने ऐसे हल्के नहीं थे, 35 के करीब हल्के ऐसे थे, लेकिन 2013 मैं बताता हूँ 2013 के इलेक्शन में भी थे। लेकिन उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी, ये बाज़ लोगों को ये भी मसला पेश आता है कि लोग जब आप उसको कहते हैं ना कि थंब इंप्रेशन के लिए जाते हैं, कुछ सिम निकलवानी हो या कोई और बात, तो बेशुमार लोगों का इशू आता है जी कि उनके जो थंब इंप्रेशन है वो मैच नहीं करते। वो ऐसा था कि 2002 के बाद जब वो सिस्टम सारा चेंज हुआ नादरा का, कुछ लोगों के कार्ड्स पहले के बने थे, थम्स पहले के बने थे, कुछ लोगों ने कहा कि वो हाथों के अंगूठे खराब हो गए। उसके ऊपर 2013 और 2018 में बड़ा काम हुआ है, अब भी उसके ऊपर नादरा में बड़ा काम हुआ है, और अब भी उसको डबल चेक किया जा रहा है। डबल चेक करने के बाद ही तो ईवीएम मशीन, उन्हें पता ही नहीं है इस मामले का कि ईवीएम मशीन काम कैसे करेगी। और एक जिसका सवाल का जवाब अगर मैं यहीं पे दे दूं तो ये सारा इंटरव्यू आपका, ये जो जितनी वीडियो है ये सारी खत्म हो जाएगी, यहीं पे दम तोड़ देगी। लेकिन थोड़ी बात भी हमने करनी है आगे भी, तो वो मैं अगले सवाल की तरफ छोड़ रहा हूं। ये बिल्कुल एक बचगाना सा एतराज है इसके ऊपर कि जी डेटा नहीं हो सकेगा। वो जनाब बात आगे ही नहीं बढ़ेगी जब तक थंब इंप्रेशन उसका जब वो वेरीफाई नहीं होगा, तो बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। इसका कतन इस बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि इतने वोट वेरीफाई नहीं हो सकेगी, इन्हें बुनियादी मालूमात तक नहीं है। अच्छा दूसरा जो ये सवाल सामने रखते हैं, ये कहते हैं जी कि जो अखराजात आएंगे इलेक्शंस के ऊपर, 2013 का ये बताते हैं कि 3 उधर जो है वो 4 अरब आए थे, 2018 में 21 अरब आए थे। तो इस मरतबा चूंकि 85,000 हल्के हैं और 85,000 हल्कों में 85,000 पोलिंग स्टेशन, तो 85,000 पोलिंग स्टेशन में 85,000 मशीनें चाहिए होंगी, और उन पोलिंग स्टेशन में 2,40,000 पोलिंग बूथ्स हैं। और फिर ये जो मशीन है ये सिर्फ एक मशीन है, ये कंपोनेंट्स में है, यानी कि इसके 4 कंपोनेंट्स में है। तो इस तरह से ये उसने किसने बताया, उन्हें किसने बताया अभी? ये तो उन्होंने खैर वीडियो में ही उन्होंने जिक्र किया, हालांकि ये अभी मेरे ख्याल से प्रेजेंट नहीं हुई, तो वो वीडियो में ही अपनी कहते हैं कि 4 कंपोनेंट्स। देखिए जी अहमद फवाद साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 20 मई की प्रेस रिलीज बताती है कि अभी उन्हें इस बात से कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं मिली। 20 मई की उन्होंने प्रेस रिलीज जो उन्होंने कल जारी की है, इनकी वीडियो ट्वीट करने के बाद जब डिलीट की तो उसके बाद उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की कि अभी तो हमारे पास प्रेजेंटेशन ही नहीं आई इसकी कि मशीन कौन सी है। तो जिस मशीन का भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता, उसका तलत साहब को कैसे पता चल गया कि ये वो वाली मशीन है और उसके अंदर वो कंपोनेंट्स में आएगी और फलाएं।
मोहतरम, अभी तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हम्म, इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना है, और ये थोड़ा कि सिर्फ एक इस्लाहत साथ आ रही है, हम्म। इसके साथ और भी बेशुमार इस्लाहत नहीं है, तो सिर्फ वो एक नहीं है। सही जी, नहीं तो वो फिर इसमें ये सारी चीजें मिलाकर कहते हैं कि अमले को भी ट्रेन करना देखिए मैं पड़ेगा आपको बताता और हूँ, वन बाय 150 वन, अरब का जो है वो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ जी। ठहर ठहर रुक जाए, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि उन्होंने फरमाया जी के 140 अरब रुपए की एक सौ मशीन। एक सौ अच्छा, पचास अरब पहले रुपए तो कुल उन्होंने कहा। पहले अच्छा, तो मैं इसकी आपको ये स्टोरेज वगैरह बताऊं को पहले मिला तो के। मैं आपको ये बताऊं कि एक आमतौर पे अक्सर लोग ये बात करते हैं जी कि बाहर ये मशीन नाकाम हो चुकी है, और कई ममालिक के वो नाम देते हैं जिसमें को फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, हॉलैंड, फिनलैंड वगैरह का। वो सारे प्रोसीजर को समझते नहीं कि वो किस तरह से उसको आगे लेके गए हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर छुरी जो है वो आपका हाथ भी काट सकती है और फल भी काट सकती है, तो आपने घर में छुरी नहीं रखनी, या छुरी आपने इस्तेमाल ही नहीं करनी, या आपके जहन में यह यार छुरी को तो बचा, हाँ ये आप कर सकते हैं कि छुरी को थोड़ी दूर कर दें बच्चों से। ये तो नहीं हो सकता कि छुरी उठा के घर से बाहर फेंक दे। तो ये बिल्कुल उस किस्म का एतराज है जो उन्होंने एतराज किया है। हमारे पड़ोस में इंडिया में, इसके साथ साथ अमेरिका में, ब्राजील के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, इन तमाम जगहों पर, बेल्जियम में ये बड़ा कामयाबी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो निज़ाम है वो चलाया जा रहा है। और मैं आपको इंडिया की मिसाल देता हूँ। आपने कहा 85,000 पोलिंग स्टेशन है, इंडिया में 10 लाख पोलिंग स्टेशन है। हमारे यहाँ 10-12 करोड़ वोट है, वहां पे 70-80 करोड़ वोट है। ठीक है, हमसे 10 गुना ज्यादा वोट है वहां पे, और पोलिंग स्टेशन भी हमसे 10-12 गुना ज्यादा है। ठीक है, और फिर उन्होंने खर्चे की बात की। उनको किसने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो 4 साल बेकार पड़ी रहेगी? उन्होंने, मैंने भी वीडियो में कहा जी ये तो 4 साल बाद इस्तेमाल होगी। हाँ, वो कहते हैं कि ये स्टोर में पड़ी रहेगी, एक मरतबा इलेक्शन होंगे तो 4 साल 11 माह और 3 हफ्ते। 4 साल 11 माह और 3 हफ्ते ये इस तरह पड़ी रहेगी, क्योंकि उन्हें बुनियादी बात का नहीं पता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से सिर्फ जो है वो ये आम इंतखाबात हुआ करेंगे। उसके अलावा मुल्क में कितने किस्म के इंतखाबात होते हैं, लोकल बॉडीज के इंतखाबात होते हैं, केपी के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है, और उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन है, और ये पूरे 4-5 साल का ये पूरा सर्कल है। फिर ज़मीनी इंतखाबात भी होते रहते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता। इस तरह तो फिर वो ये यानी कि वो ये बात कर रहे हैं, कि यानी 4 साल 11 माह और 3 हफ्ते इलेक्शन कमीशन क्योंकि कोई काम नहीं करता, उसे बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम नहीं करती, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन भी आजकल क्या काम कर रहा है फिर? मतलब उनको एक बुनियादी बात का ही नहीं पता कि ये किस तरह सर्कल चलता रहता है, किस तरह से जो है वो आपके जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो बनती हैं। तो वो मशीन सिर्फ एक ये काम, थोड़ा इलेक्शन उससे थोड़े कराए जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा जी 20 अरब का, 25 अरब का। तो जनाब ये तमाम इलेक्शन अगर आप इसके अंदर डालें तो ये खर्चा, उन्होंने 140 अरब कहा, मैं कहता हूँ इसके ऊपर 180 अरब रुपए खर्च होंगे। 150 अरब उन्होंने 150 कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक 180 खर्च होंगे। मैं कहता हूँ 200 भी हों। ये मशीन कोई एक दफा का इलेक्शन थोड़ी कराएगी, ये सिर्फ एक इलेक्शन जो है वो उसके बाद 5 साल बैठी थोड़ी रहेगी, या इसको रखा थोड़ी जाता रहेगा। तो इसमें कभी तक कोई आपने मुझे ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि इससे धांधली कोई हो जाएगी। अच्छा, एक चीज वो कहते हैं कि ये जो मशीनें हैं इनकी स्टोरेज का बड़ा मसला होगा। अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन एक ही जगह पे ये सारी मशीनें स्टोर करता है, तो अगर कोई उधर हादसा हो जाए, कोई आग शाग लग जाए, तो वो तो सारी मशीनें खत्म हो जाएंगी फिर। हाँ बिल्कुल, फिर तो पाकिस्तान को एटम बम भी नहीं बनाना चाहिए था, उधर आग लग जाए, कोई हादसा हो जाए। अच्छा नहीं, तो ये तो बात तो मुझे भी बड़ी जायका खेज लगी। देखिए पता है जी, आग लग जाए तो वो देख, मैं वही बात आ गई कि क्योंकि जनाब ये तो गाड़ी नहीं रखनी चाहिए, किसका तो एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या होगा। ये गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए, अगर जाते जाते अचानक खाई में गिर जाए तो क्या होगा। दुनिया इस किस्म की चीजों के ऊपर नहीं चलती। और आग लगाने की बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आजकल वो मुस्लिम लीग नवाज के बड़े करीब हैं, सुना उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो अक्सर फाइलों को आग शक वगैरह लगा दिया करते थे। हाँ, रिकॉर्ड जाया करने बड़े अरसे से कोई वाकया नहीं आया खान। देखिए रिकॉर्ड जाया करने के लिए, इसलिए तो इसी चीज से तो बचना है। फाइलों को जो आग लगाई जाती थी, इसी चीज से तो बचना है। इसको कोई आग शक वगैरह नहीं लगेगी, और इसको महफूज बनाने का तरीका होगा, इसके ऊपर काम किया जा रहा है बकायदा। ये हवा में वो जो बात कर रहे हैं, मुझे यकीन करें सख्त मायूसी हुई है। कोई अगर और कोई मजीद अच्छा, वो चिप्स का भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो नहीं बनेंगी, वो तो किसी दूसरे मुल्क में ही अगर बने, तो उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि ये वही चिप है जो कि आपको बताई गई थी, और बाहर के जहाँ से आप बना रहे हैं उन्होंने वही चिप लगाई है और उसमें कोई दो नंबरी नहीं होगी। ये इसका क्या सबूत है कि ये वही तलत हुसैन साहब है जो जियो पे प्रोग्राम करते होते थे, जो वीडियो पे भी प्रोग्राम कर रहे हैं, अहमद फवाद साहब। उनको इस बात का ये अंदाजा नहीं है कि ये चिप्स वो कह रहे हैं बाहर से बन के आएगी। उनसे पूछें कि ये जो बैलेट पेपर के लिए पेपर है ये कहाँ से आता था, उन्हें इस बात का नहीं पता। मैं बताता हूँ, ये भी बाहर से आता है। सही जी, ये जो बैलेट पेपर के लिए हम सिक्योरिटी वाला पेपर यूज करते हैं ना, ये भी पाकिस्तान ने 2013 और 18 में बाहर से मंगवाया है। अच्छा, ठीक है जी, तो इसलिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई चीज बाहर से आ जाए। अच्छा, बाहर मैं एक और आपको बात बताऊं, मसला पता है कहाँ है? मसला नीयत में खोट वहां पे है। क्योंकि इस तरह तो आप जो भी सिस्टम ले आए, हम क्योंकि पाकिस्तानी है यहाँ पे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अमेरिकन एम्बेसी में मैं एक फंक्शन कवर करने गया, तो वालदा मेरी की तबीयत खराब थी,
तो मैं जरा लेट हो गया, तो मैं वहां पे पहुंचा तो मुझसे दोस्तों ने भी पूछा खैरियत लेट हो गए, तो मैंने कहा मेरी वालदा ठीक नहीं थी, तो मैं दोस्तों ने बिल्कुल उसको नॉर्मल लिया। उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से बात की कि उन्होंने ये समझा जैसे हम किसी जगह लेट हो जाए, आमतौर पर कहते हैं यार मैं फंस गया था, मैं मेरी वालदा बीमार थी, तो उन्होंने उसको समझा शायद ये कोई बहाना है। तो जब अच्छा। अमेरिकन एम्बेसडर्स ने मुझसे पूछा कि आप लेट हो गए हैं राज साहब, तो मैंने कहा जी वो मेरी वालदा बीमार है। उसने 3 मिनट इसके ऊपर लगाए, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, जबकि मेरे लोग समझ रहे थे कि मैंने एक बहाना लगाया ना। उसने मुझसे पूछा आपकी वालदा को क्या बीमारी है, किधर से इलाज करा रही है, कौन सी दवाई लेती हैं। मतलब इसका ये मतलब है कि गोरा है या अमेरिकन है, ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई भी रहते हैं सुन रहे हैं, वो इन्होंने ये हवा में बात, वो ये सोच ही नहीं सकते कि कोई फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि उनकी नीयत में नहीं है ना। यहाँ फिर अगर आपने फ्रॉड क्योंकि आपके जहनों में बैठा हुआ होगा, तो उस तरह तो अभी तक कौन सा इलेक्शन है जिसके ऊपर एतराज नहीं हुआ। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ आगे ना बढ़े या हमको तजर्बा ना करें। इंसान अपने तजर्बा से सीखता है ना। खुदा ना खास्ता नाकाम हो गया तो दोबारा इधर आ जाएंगे। लेकिन एक और बात जो अभी तक ये कोई किसी को नहीं बता रहा, मैं आपको बताता हूँ, जो इस वोटिंग मशीन में साथ होगा, जो इंडिया में भी तजर्बा हो रहा है, जिसके ऊपर शायद आपने अभी मेरा ख्याल है सवाल नहीं किया, कोई ऐसा सवाल की धांधली हो जाएगी या नहीं, वो मैं आगे वो आगे आ पूछिए, मैं रहा है। आपको अच्छा, बताता वो इसमें वो ये कहते हैं कि चलें अगर आपने मशीनें ले आई, वो इंस्टॉल कर ली, और जो शख्स वोट देगा वो सिंबल पे क्लिक करेगा, वोट दे देगा, बैलेट पेपर वो देख देख लेगा, ठप्पा सही जगह पे लग गया है। लेकिन जो मशीन का काउंटर है, वो अगर काउंटर कोई और वोट जो है वो काउंट करते हैं, यानी कि अगर बंदे ने नून लीग के उस पर बटन दबाया है, तो पीछे काउंट जो है वो पीटीआई का हो जाएगा, और बैलेट पेपर जो उसके सामने आएगा उसमें तो ठप्पा नून लीग पर ही है। तो ये तो सरासर धांधली हो गई है। और इतनी तादाद में जब मशीनें होंगी तो उनमें ऑब्वियसली चेंजिंग्स भी हो सकती है, क्योंकि सारी मशीनें तो चेक नहीं की जा सकती कि इसके आया जो सिंबल्स हैं वो अपनी जगह पर ठीक बैठे हैं, ये या इसका जो काउंटर है वो ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं तो बड़ी धांधली है। देखिए जी, ये एक इंसानी नफ्सियात है ना। देखें, ये एक इंसानी नफ्सियात है कि अभी अब देखिए मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि हमेशा से जो है वो अंपायर को साथ मिला के खेलती रही है, हमेशा से धांधली से जीती रही है, इस बात के सबूत है। तो जब तरीके इंसाफ जीतती है तो वो कहते हैं जी धांधली होगी। उन्हें ये बात हजम नहीं होती कि कैसे जनाब ये जीत के, हम तो धांधली से जीता करते थे। अभी जिस तरह इकोनॉमिक फिगर की भी हालत देख लें, फिगर आया तो वो कह रहे हैं कैसे ये हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो फिगर फजिंग करते रहे। तो जो इंसान खुद करता है दूसरे को भी अपने जैसा ही समझता है। तो इसलिए ये जो सवाल उन्होंने भी उठाया मुस्लिम लीग नवाज का एक किस्म का तर्जमान बनकर धांधली होगी, इसके ऊपर मुझे बड़ी हंसी भी आती है। और इससे एक बार फिर ये साबित होता है कि मुझे यकीन करें भूख लगी है। आपने ऐसे सवाल किए हैं ना, और इनकी जो वीडियो आधे घंटे की दिखाई है कि उसके बाद सर में भी दर्द हो रहा है, भूख लगी है, कि ये तलत हुसैन साहब एक सीनियर साफी है, शायद किसी जगह इन तक ये हमारी बात पहुंच जाए। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, इनका भी है। मैं चैलेंज करता हूँ जरा दोनों हम कन्वर्सेशन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, या कोई मुनाजरा कर लेते हैं, आप जरा ट्राई करें, हमें इकट्ठा कर दें। और ये जो बाकी भी इलेक्शन के ऊपर भी फरमाते रहते हैं, मैंने चैलेंज करता हूँ, ठीक है। ये होंगे बेशुमार चीजों के बाहर, हो सकता है मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल लेते हो, मुझे नहीं बोलनी आती। उनके पीछे अंग्रेजी किताबें पढ़ी हैं, मेरे पीछे उर्दू किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने आपको फिर वही बात की है। खैर वापस आते हैं। एक चीज होती है उसको कहते हैं वीवीपैट। अच्छा, ठीक है, उसका मतलब है जी वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट रिपोर्ट, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट, ठीक है, VVPAT, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। ये इंडिया में सिस्टम बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और इधर भी यही है मतमे नजर, और ये उसका हिस्सा है। इनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है पूरी। ऐसा थोड़ी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर सब कुछ छोड़ देंगे। आरिफ अलवी साहब का आपने इंटरव्यू सुना, जी जी, इंडिपेंडेंट उर्दू को जिन्होंने दिया, उनसे भी एक साहब ने ये सवाल किया था, एक बहुत सीनियर साफी थे, वो भी इनकी तरह के, ठीक है, उन्होंने भी यही सवाल किया। मैं खुद हैरान हुआ था कि वो कर क्या रही है। उन्होंने भी सवाल किया तो आरिफ अलवी साहब ने उन्हें एक अच्छा जवाब दिया। मैं भी वही आपको जवाब देता हूँ कि उसके साथ ये जो बैलेट पेपर जब जाएंगे ना मशीन, जब आप ये समझ लेंगे जैसे एटीएम मशीन है, आपने सेलेक्ट किया, आपके पास एक रसीद सी बाहर निकलती है, वो उसमें ये होगा कि जो बंदा जिस जगह वोट डाल रहा है ना सिर्फ वो मशीन के अंदर रिकॉर्ड होगा, बल्कि उसने जिस जगह वोट डाला है उसे दिखा के वो एक पर्ची कट के अंदर भी गिर जाएगी। ये कह रहे हैं ना जी उसने पीटीआई को डाला। आपने कहा कि नजर भी पीटीआई को आएगा, लेकिन डल किसी और को जाएगा। काउंट यानी कि वो बैलेट पेपर पर ठप्पा तो पीटीआई का ही लगेगा, बैलेट बॉक्स में जो बैलेट पेपर है वो तो सही जाएगा, लेकिन जो काउंट मशीन है वो उसको नून लीग की बजाय पीटीआई का काउंट कर लेगी, वो काउंटर गलत हो जाएगा। तो जो बैलेट में जो पेपर जाएगा उसको क्या रिकॉर्ड नहीं उसका रखा जाएगा। वही तो आपको बता रहा हूं ना कि उसको कहते हैं वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट रिपोर्ट। जिस किसी को मसला होगा, ये देखिए, इसको पहले समझिए, ये आपकी काउंटिंग आसान बनाने के लिए, कैलकुलेटर की तरह, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये जो लोग बात कर रहे हैं जी हैक हो जाएगा सिस्टम, पता नहीं क्या हो जाएगा। सिस्टम हैक हुआ था 2013 में, जिसको आरएमएस कहते थे, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम।
सही। इंटरनेट से अटैच था। सिस्टम हैक हुआ था आरटीएस 2018 में, जिसको रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम कहते थे। इसका ताल्लुक ही नहीं है इंटरनेट के साथ। ये तो कैलकुलेटर की तरह काम करेगा। ये कैसे हैक हो सकता है? सही। बिल्कुल हैक नहीं हो यानी कि सकता। आरटीएस वगैरह हैक हो सकते हैं, वो ये हैक ऑनलाइन नहीं हो। हो सकती। ये जो रिपोर्ट ऑडिट ट्रेल के अंदर जाएगी उससे डबल चेक किया जा सकता है। हम्म, बैलेट पेपर अपनी जगह मौजूद रहेगा। अगर एतराज है 2-3 इलेक्शन तक रखा जा सकता है उसको। बैलेट पेपर का रिकॉर्ड आपको बताएगा किसने किसको किधर वोट डाला है। लेकिन आप जो हवा में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कल जो है मुस्लिम लीग नवाज आएगी तो वो फिर ये पीटीआई कहेगी जी हो सकता है उन्होंने ऐसी सेटिंग करा दी हो कि वो वोट पीटीआई को डल जाए। ये तो हवा में बातें हैं ना। आपने यही तो काम करना है, इदारों को आजाद बनाना है ना। एक इस्लाहत ये थोड़ी होने जा रही है। इस्लाहत तो बेशुमार भी हो जी, और बेशुमार चीजें हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा, उसके अंदर कौन से लोग होंगे, आया इंडिया की तरह उनका अलग कैडर रखा जाएगा या ऐसे ही लोगों को ट्रेनिंग कराई जाएगी। इंडिया में बाकायदा इलेक्शन कमीशन के लिए सीएसएस की तरह एग्जाम होते हैं। सही। पाकिस्तान में भी ये सिस्टम लाया जा सकता है। वो लोग ही बिल्कुल अलग हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी का, बजाय ये वाला तरीका कि जी कोई जज हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो। तो इस तरह तो फिर आप किसी पे यकीन नहीं करेंगे। डेफिनेटली जब इदारे होते हैं तो फिर उनके अंदर लोग होते हैं, उनके ऊपर चेक होते हैं, उनके ऊपर पूरा सिस्टम होता है। इस तरह थोड़ी आप हवा में बात करेंगे कि कहेंगे जी कि वोट किसको डालेंगे उसको डल जाएगा। वो तो अब भी ऐसे हो रहा है। सही। अच्छा, एक और चीज वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन का अपना अमला जो है वो बड़ा थोड़ा सा है, और ये जो सिस्टम जब लगाया जाएगा तो 120 130 जो इजला हैं उनमें एक टीम भी चाहिए होगी कि जो अगर फर्ज करें कि सिस्टम खराब हो गया तो एकदम से वो टीम वहां पर पहुंच के तो मामला जो है वो ठीक कर दे। तो इलेक्शन कमीशन का तो अपना ही अमला थोड़ा है, फिर वो बाकी अमला भी लेगी, ये भी अमला लेगी, वो भी अमला लेगी, तो ये तो बातें बड़ी पेचीदा हो जाएंगी। देखिए, इस अमले को कम करने के लिए तो ये किया जा रहा है। आप खुद ने अभी आपने मुझे खुद बताया कि ये आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। अभी आपने मुझे खुद बताया जी कि 85,000 पोलिंग स्टेशन है, और हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर कम से कम 8-10 लोग तो होते हैं इलेक्शन कमीशन जिनके वो ट्रेनिंग कराते हैं, आगे पोलिंग बूथ भी होते हैं। तो जब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो अमला कम होगा कि ज्यादा होंगे? पहले तो आपकी बात ठीक है कि अमला होगा और लोगों को ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है, सही है। इसमें ऐसी क्या बात है कि लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे तो क्या हमने आगे नहीं बढ़ना? और दूसरी बात ये, जिन अखराजात की वो बात कर रहे हैं, की भी होती है बिल्कुल जिन अखराजात के हवाले से वो बात कर रहे हैं या बाकी चीजें वो कर रहे हैं, पहले आप ये जहन में रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पूरे मुल्क के अंदर 1-2 जगहों के अलावा कहीं भी अपनी बिल्डिंग नहीं है। हर जगह पे वो किराए की बिल्डिंगों में रहते हैं। वहां पे उनके दफातर हैं, मैनिपुलेट करते हैं लोगों ने। वहां पे उनका बड़ा बड़ा खजाना पड़ा हुआ है। खजाने से मुराद है सरकारी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। उस सरकारी रिकॉर्ड को क्या खतरा नहीं है? वो सरकारी रिकॉर्ड तो मिलता ही नहीं है। जब 2013 में जो इमरान खान ने धरना दिया, 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया आज वो ले आओ, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने फॉर्म 15-16 मांगे, वो मिले ही नहीं, किधर गए? सही। ठीक है, तो इस तरह तो वो रिकॉर्ड भी नहीं मिला। तो ये बात हवा में करना कि रिकॉर्ड गायब हो जाएगा, आग लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये एक निहायत ही अजीबो गरीब सोच है। मैं इसको ये कहूंगा कि तलत हुसैन साहब जो इस वक्त भी मैं उन्हें देख रहा हूँ, मुझे वो बड़े परेशान लग रहे हैं यहाँ बैठे हुए। और यकीन कीजिए कि वो अपने स्टैंडर्ड एक उनका था ना आज से 4-5 साल पहले, उससे वो बहुत नीचे आ गए। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था आपसे शेयर करूंगा। मैं जाती तौर पे कह रहे थे कि आखिर में एक चीज जी बिल्कुल, मैं जाती तौर पे ये बात जानता हूँ कि इमरान खान के एक इंटरव्यू के इनकार करने की वजह से तलत साहब उनसे पर्सनल हो गए। अच्छा। एक दफा इमरान खान ने, मुझे जाती मालूमात की बना पे बता रहा हूँ, कि 2013 के इलेक्शन से पहले तक तो बड़े इनके फेवरेट थे इमरान खान, और अब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई अगर तहरीक इंसाफ, तो वो तो 2011 में उसके ऊपर जिक्र करते हैं ना कि शुजा पाशा की वजह से लाहौर में इतना हो गया जी, पीटीआई बंदे वहां चले गए और बड़ा जलसा हो गया। तो उसके बाद तक तो बड़े फेवरेट रहे इमरान खान इनके। 2013 के इलेक्शन से पहले ये उन्हें बुलाते हैं। आखिरी इंटरव्यू इन्हें दिया था 2013 के इलेक्शन से पहले, गिरने से पहले। अच्छा। जब वो गिरे उससे पहले आखिरी इंटरव्यू उन्होंने इन्हें दिया था। ये तो उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। एक इंटरव्यू ना देने की वजह से ये नाराज हुए, बल्कि इतने नाराज हुए कि इन्होंने एक कॉलम भी लिखा कि माजिद खान इमरान खान से बड़े सुपरस्टार है। तो यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, लोग भी देख सकते हैं कि माजिद खान बड़ा सुपरस्टार था क्रिकेट का, या इमरान खान। माजिद खान की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी अपनी जगह पे। तो ये है जनाब वो सारा मामला। और आप सवालात क्योंकि आपने इनकी वीडियो से निकाला है, मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपने कैसे सवाल किए। नहीं, मैं देखें बेसिकली रीजन तो यही थी कि जितनी कंफ्यूजन इन्होंने फैलाई, बहुत सारे हमारे नाजरीन ने भी ये चीज़ कही, जितनी कंफ्यूजन इन्होंने फैलाई उस चीज़ को क्लियर जो है वो लाजमी करना था। और वो शुक्रिया, आपने हमें इतना ज़्यादा जो है वो वक्त दिया और ये तमाम तर जो चीज़ें थी वो हमारे नाजरीन तक पहुँचाई, इन्हें समझाई। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो हैं वो अब मज़ीद किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार जो है वो नहीं होंगे। नाज़रीन, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो कन्फ्यूजन होगी मज़ीद, उसे भी हम दूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और फ़याज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।